हेलो फ्रेंड्स, आई वेलकम यू ऑल इन माय यूट्यूब चैनल। आज इस वीडियो में हम MPCE 022 का ब्लॉक 3 का यूनिट 4 स्टार्ट करेंगे, जिसमें हम मल्टी कल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस, रोल ऑफ काउंसलर्स इन प्रिवेंटिंग इलनेस एंड प्रमोटिंग पॉजिटिव हेल्थ के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्या है मल्टी कल्चरलिज्म एंड इट्स हिस्ट्री। मल्टी कल्चरलिज्म क्या होता है, जिसमें हम क्या करते हैं, जो डिफरेंट कल्चर, मल्टी कल्चर यानी एक से ज़्यादा कल्चर की हम बात करते हैं। मल्टी कल्चरलिज्म का जो डेफिनेशन क्या होगी, इज़ दी मल्टी कल्चरलिज्म द एप्रिसिएशन, एक्सेप्टेंस और प्रमोशन ऑफ मल्टीपल कल्चर। एक से ज़्यादा जो कल्चर होंगी हम उनको अप्रिशिएट करेंगे, उनको एक्सेप्ट करेंगे और उनको प्रमोट करेंगे। और ये क्या होंगे तो होती हैं स्कूल्स हो गई, बिजनेस के अंदर हम देखते हैं, नेबरहुड में हम देखते हैं, सिटीज़ और नेशंस में देखते हैं। आजकल ये बहुत चीज़ आप देखते हैं, ऑफिस में भी जो है बाहर के दूसरी कंट्रीज़ के, वेस्टर्न कंट्रीज़ के लोग आते हैं, काम करते हैं, इंडिया के लोग भी वहाँ जाते हैं। और स्कूल्स में भी आप देखते हैं, स्कूल में, कॉलेज में, ऑफिस के अंदर, हर जगह आपके नेबरहुड में भी आप देखेंगे इस टाइप के जो है इंडिया के अलावा बाकी जो है लोग, दूसरी कल्चर के लोग भी रहते हैं। तो इस टाइप से हम देखते हैं कि मल्टी कल्चरिज्म का बेसिक मीनिंग क्या होता है, जिसमें हम दूसरी कल्चर को या बाकी कल्चर्स को उनको अप्रिशिएट करते हैं, उनको एक्सेप्ट करते हैं और उनको प्रमोट करते हैं। तो मल्टी कल्चर इज दस ऑफन equated with multi-ethnic in public discourse, which in turn is conflated with multiracial, indicating the extent to which debates on multiculturalism are concerned predominantly with the presence of non-white migrant communities इन वाइट वेस्टर्न सोसाइटी। इसमें क्या है कि मल्टी कल्चरल क्या होता है, जो इसमें क्या होता है, हम डिस्कोर्स क्या होता है जिसमें हम नॉर्मल भाषा में जो यूज़ करते हैं। तो इसमें क्या होता है, मल्टी कल्चर का मतलब क्या है, हम इसको क्या मानते हैं कि मल्टी एथनिक है ये, यानी जिसमें एथनिक डाइवर्सिटी है और जिसमें हम कोई आपस में बातचीत करते हैं, उसमें हमारा जो दिखता है बोलने की भाषा में भी क्या है, मल्टी कल्चर का दिखता है। हर कंट्री में आप देखते हैं भाषा जो है डिफरेंट बोली जाती है ना। और इसमें क्या कहा जाता है कि इसमें क्या होता है बेसिकली, जिसमें हम ये कहते हैं कि नॉन वाइट, जिसमें हम एक होते हैं वाइट, होते हैं नॉन वाइट। जैसे इंडिया में ब्लैक हम कहते हैं, बाकी कंट्री नाइजीरिया में अगर देखेंगे तो वहाँ पे ब्लैक को कहते हैं। तो ये कहा जाता है कि जो मल्टी कल्चर को हम क्या कहते हैं, उसे इक्वेट करते हैं मल्टी एथनिक से, यानी जिसमें एथनिक द डाइवर्सिटी की हम बात करते हैं, हम अपनी भाषा में उसको यूज़ करते हैं। और इसमें क्या होता है, जब हम ऐसा करते हैं तो उसमें क्या होता है, रियल और पोटेंशियल एथनिक टेंशन और रेशियल कॉन्फ्लिक्ट इसमें इसको ये जो है इसके रेस्पॉन्स में होती है। कहने का मतलब ये है कि जब हम देखते हैं डिफरेंट कंट्रीज़ के, आजकल हम देखते हैं वॉर चल रहे हैं, रशिया का हमने देखा, यूक्रेन का देखा। तो इसमें क्या होता है कि जब हम मल्टी कल्चर की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, जब डिफरेंट कल्चर को के साथ उसको एक्सेप्ट करते हैं, उसको अप्रिशिएट करते हैं, तो ऐसा करने से क्या होता है, जो उनके रेशियल कॉन्फ्लिक्ट होते हैं, जो उनकी एथनिक टेंशन होती है, जो उसको भी दिखाता है और उसको क्या कहते हैं रिप्रेजेंट करके और उसको कंट्रोल भी करता है। जब हम किसी दूसरी कल्चर की बात करते हैं तो ऐसा करने से हम रिगार्ड करते हैं उस कल्चर का, जिसके कारण जो हमारी जो इस टाइप की जो एथिक टेंशन होती है वो भी कम होती है और ये इस चीज़ को रिप्रेजेंट भी करता है। तो इन मल्टी कल्चरल गाइडेंस एंड काउंसलिंग एक काउंसलर एंड क्लाइंट आर डिफरेंट। अब क्या, जब कोई क्लाइंट काउंसलर के पास आता है तो डिपेंड करता है कि जो क्लाइंट है वो किस बैकग्राउंड से। कई बार क्या होता है, हम अगर अपनी कंट्री में भी देखें या हम दूसरी कल्चर्स में भी देखें, मान लीजिए कोई जो है US का जो है आदमी आके हमारे इंडिया में रह रहा है और उसको कोई किसी तरह की कोई प्रॉब्लम, कोई मेंटल है या किसी भी तरह की उसको प्रॉब्लम हो जाती है, कोई इश्यूज़ हो जाते हैं। अगर वो काउंसलर के पास आता है तो काउंसलर तो डिफरेंट बैकग्राउंड से, वो ही इज़ इंडियन है ना, और क्लाइंट क्या है, वो डिफरेंट बैकग्राउंड से। तो इसमें क्या होता है कि इसमें ये बहुत ज़रूरी होता है कि ये देखना एट द टाइम ऑफ जब उसको काउंसलिंग की जाती है, तो ये देखना जो क्लाइंट आया वो किस बैकग्राउंड से आया है, क्योंकि वो क्या होता है दोनों डिफरेंट हैं। दीज डिफरेंसेस आर जनरेटेड बाय कल्चर, क्योंकि जिस कल्चर में आया है, जहाँ पे उसकी चाइल्ड रियरिंग हुई है, वो बहुत डिपेंड करता है उसकी सोशलाइजेशन किस प्रकार की हुई है। इसीलिए कहा जाता है जब भी काउंसलर के पास क्लाइंट आता है तो उसकी पूरी बैकग्राउंड हिस्ट्री ली जाती है, वो कहाँ से है, उसी के हिसाब से उसको ट्रीट या उसको जो है डील किया जाता है। वी कंसिडर ऑल गाइडेंस एंड काउंसलिंग टू बी मल्टी कल्चर इन द सेंस दैट काउंसलर नीड टू रिकॉग्नाइज that all of their clients bring their unique personal history and cultures into guidance and counseling process। कि हर क्लाइंट जो है जब वो आता है तो उसकी अपनी खुद की यूनिक पर्सनल हिस्ट्री होती है जो सबसे अलग होती है, और उसकी जिस कल्चर में वो रहा है उसकी भी उसके हिसाब से उसको जो है गाइडेंस और काउंसलिंग का जो प्रोसेस है वो डिज़ाइन किया जाता है। पॉजिटिव हेल्थ डिस्क्राइब्स अ स्टेट बियॉन्ड द मेयर एब्सेंस ऑफ डिसीज एंड इट्स
इसमें डिज़ाइन होना चाहिए एंड मेजरेबल। पॉजिटिव हेल्थ कैन बी ऑपरेशनलाइज बाय कॉम्बिनेशन ऑफ एक्सीलेंट स्टेटस बायोलॉजिकल सब्जेक्टिव एंड फंक्शनल मेजर्स। इसका मतलब क्या है, जब हम पॉजिटिव हेल्थ की बात करते हैं तो क्या होता है, वो सिर्फ हम जैसे कहते हैं किसी को कोई डिजीज़ नहीं है, सिर्फ उस पर बियॉन्ड, उस पर नहीं है बल्कि बियॉन्ड है, उससे और ऊपर। एक तो हम कहते हैं कि किसी को डिजीज़ नहीं है तो वो क्या है, वो उसकी हेल्दी है वो पर्सन। इसके लिए वो कहते हैं कि पॉजिटिव हेल्थ में क्या होता है, इट इज़ नॉट मेयर द एब्सेंस ऑफ डिजीज, बल्कि जिस ये क्या है, जिसके जो कि बायोलॉजिकल कोई जो है उसका स्टेटस जो इन्होंने कहा है, जिसकी हम बात करते हैं तो एक्सीलेंट स्टेटस होना चाहिए ऑन किसमें, बायोलॉजिकली भी वो साउंड होना चाहिए, सब्जेक्टिव पर्सनली भी एंड फंक्शनली भी वो उसको एकदम, जिसको हम देख सकें कि ये इंडिविजुअल जो है काफ़ी हेल्दी है, उसको हम कहते हैं ये जो है पॉजिटिव हेल्थ है। पॉजिटिव हेल्थ के अंदर सिर्फ डिजीज़ की हम जो है एब्सेंस नहीं कहते, बल्कि बायोलॉजिकली भी, सब्जेक्टिवली एंड फंक्शनली भी जो है सब चीज़ें उसमें होनी चाहिए। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ कॉम्प्लेक्स कंप्लीट, जो है हेल्थ के लिए कहा है कंप्लीट फिजिकल मेंटल सोशल वेलबींग एंड नॉट मेनली द एब्सेंस ऑफ डिजीज और इन्फर्मिटी। ये सब कुछ इन्होंने ये क्या है हेल्थ के ऊपर कहा है कि हेल्थ का ये डेफिनेशन दी है कि सिर्फ डिजीज़ की एब्सेंस नहीं होती, बल्कि क्या होता है कंप्लीट पॉजिटिव फिजिकल जो है मेंटल एंड सोशल वेलबींग होनी चाहिए, तब हम कहते हैं कि हेल्दी पर्सन है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, ये क्या है, ऑफ ऑल पर्सनैलिटी ट्रेड इन एडिशन टू बीइंग स्ट्रांगली एसोसिएटेड विद ग्रेटर वेलबींग, इट सीम्स टू प्ले एन इंपॉर्टेंट रोल इन फिजिकल एंड पॉजिटिव है। ऑप्टिमिज्म क्या होता है, नाम से जैसे मालूम हो रहा है हम कितने ऑप्टिमिस्टिक हैं किसी चीज़ को करने के लिए, कि हमें किसी को भी पेसिमिस्टिक नहीं होना चाहिए, अपनी जो होप होती है वो नहीं छोड़नी चाहिए। तो इसमें क्या होता है ग्रेटर, उसी से हम क्या करते हैं हमारी फिजिकल और पॉजिटिव हेल्थ में हेल्प करता है अगर हम ऑप्टिमिस्टिक हैं। तो प्राइमरी प्रिवेंशन इन्वॉल्व एक्शंस टू कीप डिजीज फ्रॉम अकरिंग। अब इन्होंने प्रिवेंशन की बात की है कि प्राइमरी प्रिवेंशन क्या होता है, हम किसी भी डिजीज़ को अकर होने ही ना दें। सेकेंडरी प्रिवेंशन क्या कहता है, इन्वॉल्व टू डिटेक्ट द प्रेजेंट। अब जो है दूसरे में क्या कहते हैं, सेकेंडरी प्रिवेंशन में क्या कहते हैं कि कोई डिजीज़ अगर हो गई है तो उसको अर्ली स्टेजेस में ही हम डिटेक्ट कर लें ताकि हम उसको ट्रीट कर सकें, व्हेन इट इज़ ईजियर टू ट्रीट। टर्शरी की जब बात करते हैं तो उसमें क्या होता है, डिजीज़ हो गई है लेकिन उसको सीवियर ना होने दें, उससे उन्हें जो कॉम्प्लिकेशन उनको मिनिमाइज कर सकें टू प्रमोट रिकवरी। तो ये हमारा क्या होता है, इन्होंने प्रिवेंशन के ऊपर बताया है कि प्राइमरी क्या होता है, सेकेंडरी क्या होता है एंड टर्शरी क्या होता है। तो बेसिकली इन्होंने क्या कहा है, ये जो स्टैंजा है इनका मल्टी कल्चरलिज्म एंड हिस्ट्री, इसमें इन्होंने क्या किया है, पहले मल्टी कल्चर की बात की है कि क्या होता है जिसमें हम दूसरी डिफरेंट कल्चर्स को अप्रिशिएट करते हैं, एक्सेप्ट करते हैं, उनको प्रमोट करते हैं। फिर उसके बाद उन्होंने क्या कहा है, ये सारा अब यहाँ से जो पूरा इन्होंने दिया है ये हम आगे पूरा डिटेल में पढ़ने वाले हैं कि पॉजिटिव हेल्थ क्या होता है, हेल्थ क्या होता है, प्राइमरी और सेकेंडरी एंड टर्शरी प्रिवेंशंस क्या होती हैं, ये सारा हम डिटेल में आगे बात करने वाले हैं। आपके हिस्ट्री ऑफ वेस्टर्न एंड ईस्टर्न सोसाइटीज़, मेरे हिसाब से ये कभी भी एग्जाम में नहीं आया है, पर थोड़ा सा हम इसमें ब्रीफ में हम कर लेते हैं कि जैसे इन्होंने कहा है कि हिस्ट्री क्या है वेस्टर्न कंट्रीज़ की, ईस्टर्न सोसाइटी की जो हिस्ट्री है कि कैसे वहाँ पे मल्टीलिंगुअलिज्म कैसे आया है, मल्टीकल्चरलिज्म उनमें कैसे आया है। तो यूरोप में जैसे उन्होंने कहा था कि शुरू में क्या था कि इन दी 19th सेंचुरी द आइडियोलॉजी ऑफ नेशनलिज्म ट्रांसफॉर्म द वे यूरोपियंस थॉट अबाउट द स्टेट। शुरू में मतलब कि आपको मैं ब्रीफ में बता देती हूँ, तो डिटेल में हम नहीं जाएंगे। इसमें क्या होता है कि जब उसको यूरोप को जो है डिफरेंट उसमें बांट दिया स्टेट्स के अंदर, तो उसमें उन्होंने क्या कि हर कोई अपनी खुद की जो एक जिसको बोलते हैं कि अपनी खुद की जो कल्चर है उसको प्रोटेक्ट करना, प्रिजर्व करना, यूनिक कल्चर हिस्ट्री, उसके अंदर उनका क्या मेन उसमें वो था कि यूरोप वालों के जो कि हमें अपनी जो कल्चर है, क्योंकि जो एग्जिस्टिंग स्टेट्स वर ब्रोकन अप एंड न्यू वंस क्रिएटेड, तो उनका मेन मोटो क्या था, द न्यू नेशन स्टेट्स वर फाउंडेड, और उनका मेन प्रिंसिपल क्या था कि हर ईच नेशन इज़ एंटाइटल्ड टू इट्स ओन सॉवरेन स्टेट। अपनी खुद की जो उनके जो खुद की कल्चर थी उसको नॉर्म्स जो थे उसके उनको कैसे उनको प्रोटेक्ट करना था। अब उन्होंने क्या किया, इट हैज़ बीन आर्ग्यूड दैट द कंसेप्ट इन द इफ नॉट द 19th सेंचुरी मेथोडोलॉजी। अब उन्होंने क्या कहा, बाद में इसमें क्या हुआ कि रिसेंट ईयर्स में क्या हो गया, मोनोकल्चरलिज्म हैज़ बिन गेनिंग इन, वहाँ पे अब वो कह रहे हैं कि ये उस समय की बात है जब उन्होंने डिफरेंट स्टेट्स के अंदर उन्होंने अपनी अपनी कल्चर को किया। अब वो कह रहे हैं कि आजकल मोनो का मतलब क्या है, वो सिर्फ अपनी ही कल्चर में, जिसमें एक कल्चर के, मोनोकल्चरलिज्म का मतलब कि जिसमें यूरोप की जो अपनी एक जो स्टेट है उसकी खुद की कल्चर
पे ही वो उसी पे स्टिक हैं, उससे बाहर जो है आजकल के रिसेंट ईयर्स में उन्होंने कहा कि इस टाइप का वहाँ पे देखने को मिलता है। तो उन्होंने क्या कहा कि वहाँ पे जो है कहाँ से शुरुआत करी, फिर धीरे धीरे करके वहाँ पे भी अब जो है आप देखते हैं कि दूसरे कंट्रीज़ के लोग जाते हैं, वहाँ से लोग आते हैं, तो उसमें आपके वहाँ पे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी, क्योंकि ये जो मॉड्यूल है काफ़ी ओल्ड बना हुआ है, तो उस समय इन्होंने उसकी हिसाब से आजकल जैसे हम देखते हैं कि हम इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो उसमें क्या होता है कि आज की डेट में जैसे हम देखते हैं कि स्टूडेंट्स भी और इवन एम्प्लॉयमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी लोग वहाँ पे जाते हैं, यानी वहाँ पे भी इस कंसेप्ट को लिया जाने लगा है कि हिस्ट्री में ठीक है कि हर कोई अपनी कल्चर को प्रोटेक्ट करने में लगा हुआ था, लेकिन आज की डेट में जो है वो मोनो से लेकर अब इस पे हम बात कर सकते हैं हम मल्टी कल्चरलिज्म की। देन कम टू यूएसए। यूएसए में भी क्या है कि मास इमिग्रेशन है वहाँ पे बहुत शुरू से ही बहुत ज़्यादा है कि वहाँ पे जितने लोग जाते हैं, इतने सालों से हम देख रहे हैं कि लोग जैसे वहाँ पे जो इमिग्रेशन के बारे में हम देखते हैं, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे भी जो है मल्टी कल्चरलिज्म बहुत ज़्यादा प्रिवेलेंट है। ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो ऑस्ट्रेलिया में भी उन्होंने ये कहा कि प्रायर टू सेटलमेंट बाय यूरोपियन द ऑस्ट्रेलियन कॉन्टिनेंट वाज नॉट ए सिंगल नेशन बट होस्टेड several indigenous cultures and between 200 and 400 active languages at any, यानी यहाँ पे भी क्या है, अगर हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते हैं तो यहाँ पे भी 200 से 400 एक्टिव लैंग्वेज जो है एक बार में। लेकिन उन्होंने कहा ये कब था, क्योंकि यूरोपियन ने क्या किया था, सिर्फ अपने ही कल्चर को उन्होंने आगे डेवलप किया था, लेकिन ऑस्ट्रेलिया में यूएस में क्या है एक से ज़्यादा जो है कल्चर है जिसमें हम मल्टी कल्चरलिज्म की बात कर रहे हैं, ऑलरेडी वहाँ पे शुरू से ही देखा गया है। अब यहाँ से हम बात करते हैं, सारा जो है इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। अब हम बात करते हैं इंडिया की। इंडिया क्या है, इंडिया द सेकेंड मोस्ट कल्चरली लिंग्विस्टिकली एंड जेनेटिकली डाइवर्स जियोग्राफिकल एंटिटी आफ्टर द अफ्रीकन कॉन्टिनेंट। अब इन्होंने कहा कि यहाँ पे क्या होता है इंडिया के अंदर क्या है कि सबसे ज़्यादा, जैसे इन्होंने यहाँ पे कहा है कि इंडिया में क्या होता है, वन ऑफ द मोस्ट रिलीजियसली, इंडिया में क्या है रिलीजियस बहुत हम मानते हैं कि इंडिया में जो रिलीजियस डाइवर्सिटी बहुत ज़्यादा देखने को मिलती है। हिंदू 80.5%, मुस्लिम 13.4%, क्रिश्चियन 2.3% एंड सिख क्या होगा 2.1%। तो बुद्धिस्ट है, जैन है, पारसी पॉपुलेशन। ये कहने का मतलब यह है कि यहाँ पे सिर्फ एक सिंगल लैंग्वेज नहीं है, बल्कि डिफरेंट तरह की हम उसको जो यहाँ पे हर ढंग से हमारे को मल्टी कल्चरलिज्म देखने को मिलता है। और आजकल तो ये बहुत ज़्यादा, जैसा कि हम देखते हैं कि मल्टी हाई लेवल तो हमारे को मल्टी लिंगुअलिज्म भी देखने में मिलता है और हमारे को मल्टी कल्चरलिज्म भी देखने को मिलता है। कहाँ पे, मुंबई इन महाराष्ट्र में, जैसे वो कह रहे हैं मुंबई में ऐसा होता है। तो कहने का मतलब ये है कि इंडिया में भी हम काफ़ी इस चीज़ को जो है प्रमोट करते हैं मल्टी कल्चरलिज्म को। अब हम बात करते हैं मल्टी कल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस, यहाँ से ही शुरू होता है। अब ये एक और यहाँ पे था इंडोनेशिया। जब हम इंडोनेशिया की बात करते हैं तो वहाँ पे भी मोर देन 700 लिविंग लैंग्वेज जो है बोली जाती हैं। तो ये भी क्या है, ये भी मल्टी कल्चरलिज्म को ही प्रमोट करता है। अब है मल्टी कल्चरल काउंसलिंग एंड गाइडेंस। इसमें क्या होता है कि कहाँ पे जो कल्चर जो होती है, कहाँ पे हमारे को इस मल्टी कल्चर में जो होती है, इसमें हमारे को कहाँ पे काउंसलिंग और गाइडेंस किस प्रकार से इसमें यूज़ की जाती हैं। तो इसमें क्या है कि द कंसेप्ट ऑफ culture is very complex one including different levels and different perspectives. The concept multicultural is difficult to define because there is no agreement about what is included. क्योंकि जब हम मल्टी कल्चर की बात करते हैं तो हमें ये नहीं मालूम होता कि हम इसके अंदर कल्चर के अंदर क्या ऐड करें, क्या उसमें इंक्लूड करें। ब्रॉडली डिफाइन ऑल ग्रुप्स ऑफ पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्फ टू हैव कनेक्शन टू ईच अदर बेस्ड ऑन सम शेयर्ड एम्स, नीड्स और सिमिलरिटी बैकग्राउंड। हम कैसे कहते हैं, हम इंडियन कल्चर में, क्योंकि हमने बचपन से वो चीज़ देखी है, हम यहीं पे बॉर्न एंड ब्रॉटअप हुए हैं, हम जिन लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं उनसे बातचीत करते हैं, हमारे सबके एम्स एक होते हैं, हमें सिमिलरिटी होती है। तो उन्होंने क्या किया, कोई एक इसका कुछ वो नहीं है, लेकिन बेसिकली क्या होता है जहाँ पे हम सब एक दूसरे से मिलते हैं और हमारे सब में कोई ना कोई जो है कनेक्शन होता है। The ideas may help the individual to construct his or her own relation to concept of culture. Sometimes explicit भी हो सकता है और implicit, जहाँ पे हम खुद अपने आप उस चीज़ को बनाते हैं, फील करते हैं। तो the following aspects of culture could be seen as linking threads. सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि क्या चीज़ है, कौन कौन एस्पेक्ट है जिसमें हम कहते हैं कल्चर के मिलते के इंटरलिंक जो आपस में पॉइंट्स हैं। Human beings are social beings who have developed cultures with both similarities एंड डिफरेंसेस, यानी कि हम सभी जो ह्यूमन बींग्स हैं उनमें कहीं ना कहीं सिमिलरिटीज़ भी हैं और डिफरेंसेस भी हैं। तो इसमें क्या होता है कि गाइडेंस और काउंसलिंग में हम क्या करते हैं कि जब भी कोई काउंसलिंग की जाती है तो इस चीज़ को हम देखते हैं कि कैसे
उसी के हिसाब से जो है उनको ट्रीट किया जाता है। तो कल्चर सराउंड्स अस फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ आवर लाइफ। कल्चर क्या होती है, जो हम पैदा होते हैं अपने घर में, वी लर्न आवर होम, अपने होम की कल्चर जब हमारा बर्थ होता है तो हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम अपने घर में सीखते हैं, फिर उसके बाद हम धीरे धीरे जब बाहर जाते हैं, लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, तो वहाँ से जब हमारे को सीखने को मिलता है जो हमारी पर्सनैलिटी में आता है, डेट इज कॉल्ड दी कल्चर, वही हमारी कल्चर होती है। फिर लर्निंग आवर कल्चर इज नॉट जस्ट पैसिव एसिमिलेशन बट वी ऑल्सो कंस्ट्रक्ट द कल्चर टुगेदर विद अदर। अब ये नहीं कि हमें उस कल्चर को हमने घर बैठे सीख लिया, हम किसी के कांटेक्ट में ही नहीं आए, तो इसमें क्या कहते हैं, पैसिव नहीं है, बल्कि इसको जब लोगों से मिलते हैं, लोगों से बातचीत करते हैं, तब हम उस चीज़ को बना लेते हैं कि हम उस टाइप से, हम लोग क्या कह सकते हैं कि हमारी कल्चर इस टाइप की, जब हम लोगों के कॉन्टैक्ट में आते हैं, उनके हम इंटरेक्ट करते हैं, तो उस हिसाब से हम कहते हैं कि हमारी कल्चर इस टाइप की है। उसी से मालूम होता है सामने वाले को कि हमारी कल्चर ये है। अब ए क्लाइंट एंड काउंसलर इन मल्टी कल्चरल सेटिंग, इसमें क्या है कि बेसिकली क्या है कि जो क्लाइंट है और काउंसलर है, अगर दोनों डिफरेंट बैकग्राउंड के हैं तो दोनों को, काउंसलर को इस चीज़ का ध्यान रखना पड़ता है कि जब वो काउंसलिंग को स्टार्ट करता है या कोई किसी को गाइड करता है, तो इसको ध्यान रखना पड़ता है कि आप जो है, वो जो क्लाइंट आया वो किस बैकग्राउंड का है, किस कंट्री से आया, किस उसकी क्या उसकी कल्चर है, ताकि उसी को इस हिसाब से उसको वो उन सब नॉर्म्स को ध्यान में रखकर ही उसकी जो है काउंसलिंग कर सके। In multicultural guidance and counseling, a counselor and client are different. These differences are generated by certain culture via effects of socialization. किस कल्चर में जो क्लाइंट है उसका या काउंसलर की परवरिश हुई, इसको हम बोलते हैं, कहाँ पे उसकी ब्रिंगिंग अप हुई है, कहाँ पे उसके सोशलाइजेशन हुआ है, कहाँ उसकी चाइल्ड रेयरिंग हुई है, वो उस पर डिपेंड करता है क्या है, वो किस कल्चर से है, और दोनों जो डिफरेंट भी हो सकते हैं। तो उस समय इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि दोनों के बैकग्राउंड को ध्यान में रखते हुए वी कंसीडर ऑल गाइडेंस एंड काउंसिल टू बी multicultural in the sense that counselors need to recognize that all their clients being their unique personal history culture, यानी अगेन वही सब चीज़ें, यानी कि क्लाइंट को जब वो डील करते हैं तो उनको इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि वो किस कल्चर से हैं, किस टाइप की उनकी बैकग्राउंड है। क्योंकि हाउएवर गिवन द करंट चैलेंजेस द इमिग्रेशन एंड मल्टीकल्चरलिज्म पोस्ट टू यूरोप एंड अदर पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि इस टाइप का कहा है ना कि जैसे आजकल इमिग्रेशन के कारण जो है बहुत लोग यहाँ पे आते हैं, हमारे इंडियंस वहाँ जाते हैं, तो हमें इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना है जब भी काउंसलर जो है क्लाइंट की काउंसलिंग करते हैं। गाइडेंस क्या होता है, इन ए ब्रॉड सेंस रेफर्स टू रेंज ऑफ प्रोसेसेस डिजाइन टू एनेबल इंडिविजुअल्स टू मेक इन्फॉर्म्ड चॉइसेस। ये क्या हेल्प करते हैं कि जिसमें क्या होता है, इंडिविजुअल्स की हेल्प करते हैं इन्फॉर्म अपनी खुद की चॉइसेस में, ट्रांजिशंस में, किस चीज़ में कोई अगर चेंज करना है या उसमें ही आगे बढ़ना है, एजुकेशनल में, वोकेशनल में एंड पर्सनल डेवलपमेंट में। ये क्या इन्होंने सिंपल गाइडेंस के बारे में बताया कि कहाँ पे उनकी हेल्प की जाती है। और काउंसलिंग में क्या होता है, ऑफन रेफर डीपर प्रोसेस, जिसमें डीपर होते हैं, उसमें गाइडेंस सिंपली क्या है, आपको गाइड करना है किसी को। और जब भी काउंसलिंग क्या होता है, डीपर प्रोसेसेस होते हैं वेयर काउंसलर्स वर्क टुगेदर, जहाँ पे काउंसलर क्या करते हैं, वर्क टुगेदर विद द क्लाइंट्स टू हेल्प देम सॉल्व देयर प्रॉब्लम्स एंड मेक चॉइसेस ऑफ देयर ओन। उनको इस लायक बनाना होता है क्लाइंट को कि वो अपनी लाइफ के ऊपर खुद जो है कंट्रोल कर सके, अपनी लाइफ के ऊपर जो वो बनना चाहते हैं वो उसकी चॉइस खुद कर सके। समटाइम्स स्ट्रिक्ट डिवीजन हैज़ बीन मेड बिटवीन गाइडेंस, कभी कभी उन्होंने कहा है कि ऐसा हो जाता है कि एक जो है स्ट्रिक्ट गाइडेंस की इन्होंने बात की है, often associated with forming professional organization which strive for a certain professional identity, even though in many ways guidance counseling should have interacting link and complement each। कहीं कहीं पे वो कहते हैं ऐसा होता है, वैसे तो गाइडेंस और काउंसलिंग दोनों इंटरलेटेड होते हैं, इंटरलिंक्ड होते हैं, पर कहीं ना कहीं क्या होता है, किसी को डिपेंड अपॉन द नीड, किसी कंपनी में या कहीं पे हम स्कूल में देखते हैं, है ना, तो उस पर क्या होता है कि कहीं ना कहीं उसका जो पर्पस होता है वो डिफरेंट भी हो जाता है। तो गाइडेंस एंड काउंसलिंग इज प्रेफर्ड टू सीन एज कंपेनियंस वर्किंग टुगेदर to help people in multicultural society, but in most cases the term multicultural counseling is used instead of the term multicultural guidance and counseling। दोनों एक साथ चलते हैं ये, और कभी कभी इनको इस टाइप से इस टर्म में यूज़ किया जाता है। अब हम बात करेंगे इसके बारे में कि ट्रेंड्स क्या होते हैं। इसमें दो तरह की इन्होंने बात की। द यूनिवर्सल ट्रेंड एम्फेसाइज दैट ऑल काउंसलिंग इज मल्टीकल्चरल, ऑल इंडिविजुअल बिलोंग टू मैनी कल्चर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है ट्रेंड्स, कई बार 3 नंबर वाले में आ जाता है ये कि इसमें क्या होता है, यूनिवर्सल का नाम से मालूम हो रहा है कि हम सभी सारे जो क्लाइंट्स हैं वो सब एक जैसे हैं, किसी में कोई भी फ़र्क नहीं है।
सेम कल्चर से हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे भी हो सकते हैं जिनकी कल्चर जो है थोड़ी डिफरेंट है। यूनिवर्सल ट्रेंड एम्फेसाइज दैट ऑल काउंसलिंग इज मल्टीकल्चरल, ऑल इंडिविजुअल बिलोंग टू मेनी कल्चर्स एंड दैट आर डिफरेंट फ्रॉम दोज ऑफ द अदर। डिफरेंट कल्चर है तो डिफरेंट जो है वो अलग हो जाएंगे, लेकिन हर एक का क्या होता है, सारे क्लाइंट्स क्या होते हैं मल्टी कल्चरल बैकग्राउंड से हैं। कोई इंडिया से है तो कोई यूएस से है, कोई कनाडा से है, कोई वहाँ से ऑस्ट्रेलिया से। तो कहने का मतलब कि वो डिफरेंट डिफरेंट कल्चर में और सबकी उसी के हिसाब से हमारी ब्रिंगिंग हुई है। कल्चर स्पेसिफिक में क्या होता है, इंपॉर्टेंस ऑफ कल्चर स्पेसिफिक नॉलेज एंड स्पेसिफिक नेचर ऑफ सर्टेन। इसमें क्या जो एक पर्टिकुलर जो कल्चर है ये उसके बारे में कह रहे हैं। जो इस टाइप के क्लाइंट में जो सिर्फ कल्चर स्पेसिफिक, यानी जो जिसमें उनकी जो क्लाइंट्स हैं उनकी टोटली जो उनकी प्रॉब्लम है वो उनकी कल्चर स्पेसिफिक है, जबकि उसमें हमने यूनिवर्सल में क्या है कि सभी इंडिविजुअल जो है एक जैसे हैं, भले ही उनकी जो परवरिश होती है वो डिफरेंट कल्चर में हुई है। इसमें क्या कल्चर स्पेसिफिक में कि इसमें क्या कल्चर का रोल जो उनकी प्रॉब्लम है उसमें कल्चर जो है बहुत ज़्यादा डोमिनेटिंग रोल है। जैसी कल्चर होगी उसी के हिसाब से उनका जो है प्रॉब्लम को देखा जाता है और उसी टाइप की से मिलती जुलती उनकी प्रॉब्लम होती है। तो रोल ऑफ काउंसलर्स क्या होता है, इसमें क्या होता है, ए ट्रेन काउंसलर इज अवेयर ऑफ हाउ देयर ओन कल्चरल बैकग्राउंड एंड एक्सपीरियंसेस हैव इन्फ्लुएंस एटीट्यूड वैल्यूज एंड बायसेस अबाउट साइकोलॉजिकल प्रोसेसेस। में उसको सेल्फ अवेयर होना बहुत ज़रूरी है। उसको कहने का मतलब ये है कि उसको ये मालूम होना चाहिए कि जब वो जिसको ट्रीट कर रहा है, जिसको वो हेल्प कर रहा है क्लाइंट को, उसके बारे में कि उसकी खुद की भी सेल्फ अवेयरनेस ज़रूरी है ना, खुद की भी, और सेंसिटिव होना चाहिए वो जो सुन रहा है, और उसको नॉलेज होनी चाहिए। अवेयर तो वो है ही है, क्लाइंट की बैकग्राउंड को लेकर बहुत सेंसिटिव भी होना चाहिए, उसको नॉलेज होनी चाहिए, समझे उस चीज़ को कि क्लाइंट जिस बैकग्राउंड से आया है वो क्या है। तो काउंसलर्स आर अवेयर ऑफ देयर नेगेटिव एंड पॉजिटिव इमोशनल रिएक्शंस टुवर्ड अदर रेशियल एंड एथनिक ग्रुप। इसके अलावा क्या है, क्लाइंट को ये मालूम होना चाहिए, जो काउंसलर है उसको मालूम होना चाहिए कि हमारी कल्चर जैसे अलग है उनकी अलग है, तो उसमें उसी टाइप से उसको इमोशनली पॉजिटिव नेगेटिव उसी ढंग से उसको इमोशंस भी है उसी टाइप की होनी चाहिए। दे आर विलिंग टू कंट्रास्ट देयर ओन बिलीव्स एंड एटीट्यूड विद दोज ऑफ द कल्चरली डिफरेंट क्लाइंट इन ए नॉन जजमेंटल, या जो क्लाइंट है उसके साथ काउंसलर को नॉन जजमेंटल भी होना चाहिए, क्योंकि क्लाइंट के अपने कल्चर के खुद बिलीफ और एटीट्यूड हैं और काउंसलर के क्या हैं वो अलग है, लेकिन उसको क्या होना चाहिए, नॉन जजमेंटल होना चाहिए। यानी कहने का क्या मतलब है कि जो हमने काउंसलर की जो जितनी भी क्वालिटीज़ की थी पीछे अपने जो है MPCE 021 में, आप वहाँ से भी कर सकते हैं कि जो जो हमने उसकी क्वालिटीज़ की थी कि उसमें वो सब क्वालिटीज़ यहाँ पे होनी चाहिए, चाहे हम इसको करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ द मल्टी कल्चरलिज्म। तो काउंसलर रिस्पेक्ट लाइन्स रिलीजियस और स्पिरिचुअल बिलीफ्स एंड वैल्यूज। जो क्लाइंट आते हैं उनकी जो रिलीजियस बिलीफ है, स्पिरिचुअल बिलीफ है, उनकी वैल्यूज़ क्या हैं उनको देखना चाहिए, जो क्या उनके टैबूज़ हैं, है ना। जैसे हमारे कोई जो है दूसरे देश का कोई अगर काउंसलर है, और इंडियन कल्चर में जैसे हम कहते हैं कि लड़की की शादी जो है, या सिंपल हम कहते हैं कि कोई रास्ते में बिल्ली जो है रास्ता काट जाती है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा, तो हम उसको बुरा मानते हैं। अगर हमारे इंडियन कल्चर को लेते हैं तो हम इसको मानते हैं, लेकिन अगर हम दूसरी कंट्रीज़ की बात करें तो वहाँ पे इस चीज़ की कोई भी रेलेवेंस नहीं है। तो कहने का मतलब कि इस टाइप के टैबूज बना रखे हैं कुछ हमारी सोसाइटी में, कुछ ऐसे प्रिविलेंट हैं, तो उन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। साइको सोशल फंक्शनिंग को ध्यान में रखना चाहिए कि क्या उनके दिमाग में चल रहा है, क्या उनकी सोसाइटी में उनके एडजस्टमेंट्स हैं। दे वैल्यू, अब उन्होंने कहा है कि डिफरेंट कम्युनिटीज़ में कहाँ पे, अब उन्होंने ये कहा कि दे वैल्यू बाइलिंगुअलिज्म एंड डू नॉट व्यू अनदर लैंग्वेज एज एन इम्पेडिमेंट टू काउंसलिंग। क्योंकि जब काउंसलिंग में होते हैं तो उनको एक वो खुद की कल्चर बैकग्राउंड होगी, एक उसकी जो क्लाइंट की होगी, तो बाई का मतलब कि दो कल्चरल बैकग्राउंड होगी, है ना। तो उन्होंने कहा कि हम मोनोलिंगुअलिज्म क्या होता है, जहाँ पे जिसमें काउंसलर खुद है तो उसको उस चीज़ को अपने बाधा में नहीं करना चाहिए, ऑब्स्टिकल नहीं है, क्योंकि उसको ये इस चीज़ को समझना चाहिए कि उसकी जो कल्चरल बैकग्राउंड है वो अलग है और जो क्लाइंट है उसकी अलग है। तो उसको बाइलिंगुअलिज्म में, बाइलिंगुअल का मतलब कि एक उसकी खुद की बैकग्राउंड, एक होगी जो सामने वाला क्लाइंट है उसकी। अगर ज़्यादा क्लाइंट होंगे तो मल्टी की हम बात करते हैं। तो कहने का मतलब है कि उसको जो काउंसलर है उसको एक चीज़ पे एडमेंट नहीं होना है, बल्कि दो से ज़्यादा जो है कल्चरल को ध्यान में रखकर, जो क्लाइंट है वो डिफरेंट कल्चर से आया है तो उसी के हिसाब से उसको हेल्प करनी चाहिए। एंड काउंसलर्स हैव स्पेसिफिक नॉलेज अबाउट देयर ओन रेशियल एंड कल्चर, क्योंकि जो काउंसलर है उसको तो अपनी खुद की रेशियल एंड कल्चरल हेरिटेज के बारे में उसको पता है, अपनी खुद की पर्सनली प्रोफेशनली अफेक्ट्स देयर डेफिनेशन बाय सिस ऑफ नॉर्मल
ये सिंपल क्या क्या कहना चाहते हैं कि जो अपनी अपनी खुद की जो कल्चर जिसमें वो पला पड़ा है, जो काउंसलर है उसको उसकी जो है पर्टिकुलर उसको नॉलेज है, ठीक है, लेकिन उसको अपने इसके ऊपर जो बायसेस हैं कि इनको भी उसको ओवरकम करना है जो है काउंसलिंग, क्योंकि ये तो उसके लिए है ना, जिसको वो ट्रीट कर रहा है, जिसकी वो हेल्प कर रहा है, वो तो अलग बैकग्राउंड से आया, तो दे पोजेस नॉलेज एंड अंडरस्टैंडिंग अबाउट हाउ, क्या वो उस चीज़ को जो है काउंसलर को ये चीज़ को इंश्योर करना है, उसको नॉलेज गेन करनी है, क्या ऑपरेशन, रेसिज्म, डिस्क्रिमिनेशन एंड स्टीरियोटाइपिंग अफेक्ट दैम पर्सनली एंड इन देयर वर्क, इन सब चीज़ों को उसमें ध्यान में रखना है काउंसलर को। खुद की भी कल्चर को भी उसको नॉलेज जरूरी है, उसको अपनी कल्चर की भी जरूरी है, उसको क्लाइंट की जो कल्चर है पूरी बैकग्राउंड की जरूरी है नॉलेज, लेकिन उसको अपनी की भी नॉलेज जरूरी है, ताकि उसको उस टाइप से उसको क्लाइंट को बता सके, ब्रीफ कर सके, उसकी हेल्प जो है वो कर सके। तो इसमें क्या होता है, इसलिए क्या होता है कि हमें डायरेक्टली इनडायरेक्टली क्या होता है, हमारे को हेल्प करनी है किसकी, क्लाइंट की। तो काउंसलर अंडरस्टैंड हाउ रेस, कल्चर, एथनिसिटी एंड सो फोर्थ में अफेक्ट पर्सनैलिटी फॉर्मेशन। काउंसलर को ये अंडरस्टैंड करना पड़ेगा कि ये सब चीज़ें कैसे पर्सनैलिटी में हेल्प करती हैं। वोकेशनल चॉइसेस कि हम कैसे कैरियर में चूज़ करते हैं कोई चीज़, मैनिफेस्टेशन, साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर, हेल्प सीकिंग बिहेवियर एंड अप्रोप्रिएटनेस और इनअप्रोप्रिएटनेस ऑफ काउंसलिंग। अगेन वही सब चीज़ें वो कह रहे हैं कि अपनी इस सब चीज़ों को उसको समझना चाहिए कि ये कल्चर क्या है, एथनिसिटी क्या है, किसी के जो क्लाइंट आया उसकी पर्सनैलिटी किस टाइप की फॉर्म हुई है, क्योंकि उसी के हिसाब से उसकी जो प्रॉब्लम उस पर इम्पेक्ट डालती है। तो दे अंडरस्टैंड एंड हैव नॉलेज अबाउट सोशो पॉलिटिकल इन्फ्लुएंसेस, इस पर भी उसको ध्यान देना है कि सोशो पॉलिटिकल इश्यूज़ को भी उसको ध्यान में रखना है। रेशियल एंड एथनिक माइनॉरिटीज़, इमिग्रेशन इश्यूज़, जैसे मैंने आपको बताया कि लोग इंडिया से बाहर जाते हैं, बाहर से यहाँ इंडिया में आते हैं, तो क्या होता है इन इश्यूज़ को, पावर्टी को, रेसिज्म को, स्टीरियोटाइपिंग को एंड पावरलेसनेस में इम्पैक्ट सेल्फ एस्टीम एंड सेल्फ कंसेप्ट इन द काउंसलिंग प्रोसेस। तो इन सबको अगर इन चीज़ों को वो ध्यान में नहीं रखते तो ऑब्वियसली जो है काउंसलिंग प्रोसेस में इम्पैक्ट आएगा। इसलिए उनको क्या करना चाहिए, अंडरस्टैंड करना चाहिए इन सब चीज़ों को। काउंसलिंग को स्टार्ट करने से पहले जो काउंसलर्स हैं उनको इन सब चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए। अब उन्होंने क्या है कि कुछ लिमिट क्या उन्होंने कहा है कि सी कंसल्टेशन, बीइंग एबल टू रिकॉग्नाइज द लिमिट्स ऑफ द कॉम्पिटेंसी, दे सबसे पहले क्या दे सी कंसल्टेशन, सीक फर्दर ट्रेनिंग और एजुकेशन लेनी है भी है या नहीं लेनी, रेफर आउट टू मोर क्वालिफाइड इंडिविजुअल और रिसोर्सेज, अगर उन्हें लगता है कि वो नहीं कर पाएंगे तो आगे उनको रेफ़र कर देना कि और अच्छे से, ताकि जो उनके आगे रिसोर्सेज पे जो उनकी हेल्प कर सके। फिर एंगेज इन कॉम्बिनेशन ऑफ द, या जो इन्होंने बताया इन सब में से किसी एक को या इन सब के साथ मिलके काम करते हुए। तो ए ट्रेन काउंसलर इज एबल टू एंगेज इन ए वैरायटी ऑफ वर्बल एंड नॉन वर्बल। अब जो रेस्पॉन्स है, जो क्लाइंट है वो वर्बल जो बोल के बात कर रहा है, नॉन वर्बल उसको ध्यान कहाँ पे, उसकी बॉडी लैंग्वेज को देखना, उसका हाथ कहाँ पे है, पैर कहाँ पे है, कहने का मतलब कि आई टू आई कॉन्टैक्ट है कि नहीं। तो इस टाइप से उनको वर्बल एंड नॉन वर्बल दोनों मैसेजेस को एक्यूरेटली एंड अप्रोप्रिएटली उसको रिसीव करना है, जिसके कारण उसकी जो है प्रॉब्लम को वो ठीक कर सकते। कैन हेल्प क्लाइंट डिटरमिन वेदर प्रॉब्लम स्टेम्स फ्रॉम रेसिज्म और बायसेस, और क्या क्या है इसको ये बताना है कि जो प्रॉब्लम है वो कहाँ पे है, रेसिज्म है या बायस के किसी दूसरे के साथ उसको प्रॉब्लम है, उसकी पर्सनैलिटी का इशू है, कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है। तो काउंसलर शुड टेक रेस्पॉन्सिबिलिटी फॉर एडुकेटिंग द क्लाइंट्स टू द प्रोसेसेस ऑफ साइकोलॉजिकल इंटरवेंशन सच गोल्स, एक्सपेक्टेशन, लीगल राइट एंड काउंसलर्स की ओरिएंटेशन। तो कहने का मतलब क्या है कि इन सब चीज़ों की काउंसलर को जो है रेस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि जो क्लाइंट आया है वो किस कल्चर से आया है, क्या वो लैंग्वेज बोलता है, क्या उसकी क्या प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम जो है किसी कल्चर के कारण है, किसी बिलीफ सिस्टम के कारण है, कोई स्टीरियोटाइप के कारण है, या किसी और उसके पर्सनैलिटी को लेके है, या कोई किसी और जिसके कॉन्टैक्ट में आया उसके कारण से। तो इन सब चीज़ों को जो है काउंसलर का रोल इसमें बहुत ज़्यादा होता है। वैसे तो काउंसलिंग का सिर्फ मल्टी कल्चरलिज्म की हम जैसे बात कर रहे हैं, लेकिन ये सब चीज़ें जो हैं हर जो है जब भी किसी भी एस्पेक्ट को लेकर जो काउंसलिंग होती है तब उसमें सब चीज़ों को जो है काउंसलर का बहुत ज़्यादा रोल होता है। जो हमने आपको याद होगा हमने काउंसलर की जो स्किल्स पढ़ी थी, अगर आप वहाँ से भी तो उनको कुछ उठा लेंगे तो डैट विल ऑल्सो बी हेल्पफुल फॉर ऑल ऑफ़ यू। तो इस वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पॉजिटिव हेल्थ से स्टार्ट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब।